Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 21 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about structure of cellulose. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE, mains and advance or NEET with 12th class or board exam. So let's start without delay. Kindly request, please like, share and सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहली बात, इस सेलुलोज के स्ट्रक्चर में पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, सेलुलोज इज मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट। नोट करें, सेलुलोज इज मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ plant. For example, cotton is composed of about 90% cellulose. Note it. Point number 2, cellulose is composed of unbranched chain of glucose. देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज की एक चेन बनाना बताता हूं कि क्या होता है। ये आपकी बात समझ में आ गई तो देखिएगा, नोट इट। ये मैं चेयर फॉर्म में आपको बनाना सिखा रहा हूं, एडवांस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको 3 यूनिट में आपको बनाना बताऊंगा, फिर उसे कैसे लिंक्ड करेंगे 3rd पॉइंट में सीखेंगे। दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिए हैं। पॉइंट नंबर 2 को देख लीजिए। अब इस टाइप से आपको एक चेयर फॉर्म बनाना बता रहा हूं मैं ग्लूकोज का। इस तरीके से हम एक ग्लूकोज की यूनिट बनाएंगे। ये चेयर फॉर्म हमें ऐसा दिखाई देगा। इस टाइप से हम ग्लूकोज की 3 यूनिट्स बना लेते हैं, कितनी भी बना सकते हैं पॉलीसेकेराइड के लिए, और हमें उसमें लिंकेज मेनली सिखाएंगे। अभी तो आपको इतनी सी बात मालूम है कि ये कैसे मिलकर बना होता है। सेलुलोज ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। वो ग्लूकोज कैसा होता है? डी ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज में भी बीटा डी ग्लूकोज। अगर मैंने गलती से अल्फा बोल दिया हो तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए। ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, राइट। तो मैं अभी सबको बीटा डी ग्लूकोज पहले आपको सिखाता हूं, ये कैसा होता है बीटा डी ग्लूकोज। एक यूनिट और बना रहा हूं। पहले आपको ग्लूकोज की यूनिट बनाना सीख लीजिए। ये चेयर फॉर्म है और चेयर फॉर्म के मैं स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को सीख सकते हैं। नहीं सीख सकते हैं तो आप यहां भी बनाना सीख जाएंगे मेरे साथ। देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बना दिया, चेयर जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, एक यूनिट में और बना रहा हूं। ये देखिए, एक और स्ट्रक्चर मैंने खींच दिया है। ये 3 यूनिट मैंने पहले चेयर फॉर्म बनाया है। अब इसमें कहां का क्या अटैच करना है बॉन्ड, देखिए सबसे पहले मैं यहां बता रहा हूं। ये जो यहां पर आपको ऑक्सीजन लगाना है, ये ओ रहता है यहां पर। सभी ग्लूकोज में आप यहां पर ओ लगा दीजिए।
ये चेन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन यहां पर अटैच होगा। इसको नंबर 1 माना जाता है। तो यहां बॉन्ड लगाना सीख लीजिए। 2 टाइप के बॉन्ड इसमें लगाए जाते हैं, एक तो एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। अब एक्सियल बॉन्ड देखिए कैसे लगेगा। एक्सियल हमेशा नीचे की साइड में रहेगा ये, और इक्वेटोरियल ये ऊपर की साइड में ऐसे रहता है। अब यहां पर जब एक्सियल है तो ये एक्सियल ऊपर की साइड में रहेगा, इस वाले पॉइंट पे इस टाइप से बॉन्ड लगाया जाता है। ये एक्सियल है, तो इक्वेटोरियल यहां पर नीचे की साइड में रहेगा ऐसे। अब ये ऊपर एक्सियल है, तो एक्सियल अब नीचे आएगा और इक्वेटोरियल ऊपर की साइड में रहेगा। ये देखिए मैं आपको लगाना सिखा रहा हूं, इस टाइप से लगते हैं बॉन्ड। ओके, अब देखिए यहां एक्सियल नीचे है, ये नीचे की साइड में था। देखो यहां पर एक्सियल नीचे की साइड में है, यहां पर एक्सियल ऊपर है। अब एक्सियल मैंने नीचे लगाया है, अब एक्सियल ये ऊपर की साइड में रहेगा। यहां देखिए ध्यान से, तो इक्वेटोरियल ऐसे नीचे की साइड में रहेगा। अब एक्सियल ऊपर है, तो ये देखो ये एक्सियल नीचे की साइड में रहेगा यहां पर, और इक्वेटोरियल इस साइड में ऊपर की साइड में आप दिखाएंगे। ये देख लीजिए, ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्सियल और इक्वेटोरियल बनाना आपको बताया है। इस टाइप से पहले आपको सभी को बॉन्ड लगाना सीखना है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। जब ये लगाने के बाद कहां क्या अटैच करेंगे H और OH वो सिखाता हूं। अब देखिए ऐसा ही सेम एक्सियल, 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 एक्सियल और ये एक्सियल, देखिए हो गया। अब इक्वेटोरियल इसी के साथ में, इक्वेटोरियल, 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 इक्वेटोरियल। देखिए एक्सियल, इक्वेटोरियल सारे आपको लगाना सीख रहे हैं। मैं ग्लूकोज की बीटा यूनिट बना रहा हूं, सेम कंडीशन में यहां पर ही करेंगे। एक्सियल नीचे, ये इक्वेटोरियल, सॉरी एक्सियल, फिर नीचे की साइड में एक्सियल, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सियल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सियल, सारे एक्सियल। अब इक्वेटोरियल देखिए जस्ट अपोजिट बनाएंगे। जब ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड रहेगा, इक्वेटोरियल, दैट इज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल। देखिए ये मैंने 3 ग्लूकोज की यूनिट बनाई है। अभी ये अल्फा है, बीटा है, ये अभी डिसाइड आप नहीं कर सकते। इसके लिए अब मैंने इसके अंदर H और OH लगाना है। तो आपको अल्फा और बीटा याद रखने के लिए इसमें ये याद रखना है किसी भी यूनिट के अंदर कि 6 नंबर और 1 नंबर को आपको टारगेट करना है। तो नंबर डालना भी मैं यहां सिखा रहा हूं आपको। देखिए ये नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 और ये रहेगा यहां पर 6। ये यहां पर 6 रहेगा। इसको मैं 6 को ऐसे डाल देता हूं, राइट। सेम इधर डाल दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहां भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये कार्बन को नंबर डाल दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस होता है ग्लूकोज में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप यहां भी समझ सकते हैं। सभी यूनिट में सेम टाइप का आपको सोचना है। 1 नंबर पर यहां पर H और OH होता है। 1 नंबर पर H एंड OH है ओपन स्ट्रक्चर में, और यहां 6 नंबर पर CH2OH होगा। क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं
CH2OH, ये CH2OH इस कार्बन पर है और ये 6 नंबर माना जाएगा, राइट। अगर CH2OH और 1 नंबर का OH सेम साइड में है, यानी ये OH यहां पर है, ये देखें ध्यान से, और H यहां पर है, तो ये CH2OH देखिए इक्वेटोरियल पर OH है और 6 नंबर पर भी इक्वेटोरियल पर OH है, तो दोनों सेम साइड में है, तो इसे बीटा डी ग्लूकोज बोला जाएगा। और अगर ये यहां पर इक्वेटोरियल है और यहां पर एक्सियल में OH होता तो ये अल्फा डी कहलाता। ये आपको स्पेशली याद रखना होगा। तो ये मैंने अब क्या बना दिया, बीटा डी ग्लूकोज, राइट। यहां आपको समझ में आ गया। सेम कंडीशन में अब आपको H और OH बता देता हूं। ये OH हो गया यहां पर। अब दूसरे वाले में भी सेम ऐसा ही रहता है। सेकेंड कार्बन पर OH नीचे की साइड में रहता है और H ऊपर साइड में। थर्ड कार्बन में H नीचे रहेगा और OH ऊपर की साइड में। मैं नीचे और ऊपर इस वे में बोल रहा हूं कि अगर ये एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल होगा, जैसे यहां पर ये इक्वेटोरियल है तो ये एक्सियल होगा, अपोजिट होते एक दूसरे के। फोर्थ नंबर के कार्बन में OH ओपन स्ट्रक्चर में राइट हैंड साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होगा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में नीचे की साइड में रहेगा। नीचे का साइड मींस यहां पर इक्वेटोरियल रहेगा, तो यहां पर 4 नंबर पे मैं क्या लिखूंगा, OH। तो H कहां होगा, यहां पर। 5 पर यहां H है और ऊपर CH2OH है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को मैं डिटेल इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं, आपके सारे एस्पेक्ट बता दिए मैंने आपको, क्योंकि सभी स्ट्रक्चर मैंने अलग अलग लेक्चर दिए हैं और मैं आपको सिखाया है, तो इसमें समय नहीं कराना, इसमें मुझे लिंकेज सिखाना है। सेलुलोज का स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं, क्योंकि सेलुलोज के स्ट्रक्चर में हमें ये बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स ली गई है। अब इनको हमें जोड़ना है। पहले हम डी ग्लूकोज पूरा बना लेते हैं, फिर जोड़ना बताऊंगा आपको, यानी ज्वाइंट करना बताऊंगा। तो देखिए सेम कंडीशन, अब इनकी नकल कर सकते हो आप। यहां पर ये देखो OH H, सेकेंड कार्बन पर OH H, थर्ड कार्बन पर H एंड OH, फोर्थ कार्बन पर OH एंड H, फिफ्थ कार्बन पर यहां पर H और यहां पर CH2OH। ये CH2OH यहां पर रहता है, बस ये ध्यान रखना है। हो गए सारे कार्बन, यहां 6 लिख देते हैं। सेम कंडीशन यहां देख लीजिए। 1 नंबर पर OH इक्वेटोरियल, H एक्सियल। 2 पे देखिए OH इक्वेटोरियल, H इज एक्सियल। थर्ड कार्बन पर H एक्सियल और OH यानी इक्वेटोरियल। फोर्थ कार्बन पर OH इक्वेटोरियल, H एक्सियल। फिफ्थ कार्बन पर H एक्सियल और यहाँ पर CH2OH, CH2OH ये अटैच है इस कार्बन पर। ये नंबर 6 है। मैंने आपको सारी एक ग्लूकोज की यूनिट लिख दी। ये आपके सारे अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज हैं। आपको पॉइंट में भी नोट करा दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 3 नोट कीजिए, उसके आधार पर मैं इसको लिंक करूंगा, ज्वाइंट करूंगा। अब नोट कीजिए पॉइंट नंबर 3, द ग्लूकोज यूनिट्स इन सेल्यूलोज, the glucose units in cellulose are joined by beta 1,4 glycosidic linkage। इसे बोर्ड पर भी देख लीजिए। अब आपको मैं ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है ये इसके अंदर बोर्ड जोड़ना सिखाता हूं। इसको ध्यान से देखिए।
ये देखिए इसमें 1,4 क्या है, 1,4 ग्लाइको, देखिए ये नंबर 1 है, फर्स्ट वाला ग्लूकोज का ये 1 नंबर है और सेकेंड यूनिट का ये 4 नंबर है। इनको आपको ध्यान से देखना है, ये 4 नंबर और ये 1 नंबर। इसमें से एक पार्ट में से आपको ये दोनों OH जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये भी इक्वेटोरियल है और ये भी इक्वेटोरियल है। इसको ध्यान से देखो, इसमें एक में से OH और दूसरे में से H निकाल दीजिए तो ये ऑक्सीजन के द्वारा आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने दोनों OH को, देखिए यहाँ ये OH और इस OH को दोनों को हटा देता हूँ, बस O इसमें से बच जाएगा। ये देखिए इस O के द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा दोबारा से मैं बॉन्ड लगा के आपको बता रहा हूं। ये देखिए ये जोड़ दिया मैंने, इस ऑक्सीजन के द्वारा यहां पर ये जुड़ जाता है। इसका OH हटा दिया, इसका H हटा दिया, दोनों जगह OH थे तो वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहां से लिबरेट कर दिया और ये लिंकेज हो जाती है 1,4 लिंकेज, इसी को बोला जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये होती है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको मैं देखिए एरो लगा करके आपको सिखा रहा हूं और इसको लिख भी देता हूं। ये देखिए ये है, ये आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखिए ये है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो आप ये देख रहे हैं 1 और 4 नंबर के बीच में। बस ये चीज आपको याद रखना है कि ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, यानी फर्स्ट ग्लूकोज की जो यूनिट है उनका 1 नंबर और सेकेंड ग्लूकोज का 4 नंबर के बीच में आपको बॉन्ड लगाना है। दोनों OH में से एक का OH और दूसरे का H रिप्लेस कर देना है और वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा, तो ये आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। सेम में देखिए दूसरा अगर यहाँ समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ समझ लीजिए, देखिए इसका OH और इसका भी OH, इन दोनों को मैं हटा के केवल O बच जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। देखिए ये देखिए इस O के द्वारा ये लिंकेज बन गया। ये 1 नंबर है इस यूनिट का और इसका 4 नंबर, इसी से को बोला जाता है 1,4। और बीटा आपको समझाया था बीटा में OH कहाँ पर रहता है, तो इसी को भी मैं एरो लगा के आपको फिर से इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखूंगा। इसको भी लिखूंगा मैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखिए ये 2 लिंकेज आपको यहां पर दिखाई दे रही है 1 और 4 नंबर पर। ये क्लियर हो गया होगा आपको। और ये जो 3 यूनिट दिख रही है इनके भी नाम मैं लिख देता हूं। ये कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज। बीटा वर्ड बाद में यूज होता है, पहले डी ग्लूकोज है। बीटा तो जब मैंने लिंकेज कर दिया तो इस तरीके से इसकी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। लेकिन बीटा डी बनाना चाहो तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, जैसा मैंने आपको सिखाया था लिंकेज के पहले भी। ऐसे इसको भी क्या लिखूंगा, बीटा डी ग्लूकोज। ये 3 बीटा डी ग्लूकोज आपने देखे यहां पर, और इनकी ये लिंकेज होती है। इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल अगर आप भूल जाएं तो इनको भी मैं बता देता हूं कौन सा एक्सियल है। और ये जो देख रहे हैं ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में, ये देखिए दोनों एच को या तो ऊपर की साइड में स्ट्रेट या नीचे की साइड में स्ट्रेट लेना है, इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड
ओके, अब इक्वेटोरियल कौन सा होगा? इक्वेटोरियल ये होगा जो ऊपर की साइड में, जैसे कि OH आप देख रहे हैं या ये इस OH को आप देख रहे हैं, ये इक्वेटोरियल होते हैं। ये मैं यहाँ पर ऐसे लाइन करके बता देता हूँ। ये देखिए, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है इस टाइप का, जो भी इस टाइप में दिखाई दे रहा है साइड में, ये सब इक्वेटोरियल होते हैं। स्ट्रेट वाले ऊपर और नीचे एक्सियल होते हैं, बचे हुए उसके साथ में होते हैं वो इक्वेटोरियल। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड ये आपको केवल ये चेयर फॉर्म में ही दिखाई देंगे। तो ये आपका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया, और कहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ये भी क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 को नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4, नोट इट। बीटा लिंकेज इन सेलुलोज, ये आप देख रहे हैं, ये बीटा लिंकेज है। बीटा लिंकेज इन सेलुलोज प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या अंतर पड़ेगा सेलुलोज के स्ट्रक्चर पर? बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है, बताऊंगा अगले पॉइंट में, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। बीटा लिंकेज इन सेलुलोज प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होगा? जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर में यहां पर ये OH है, तो दूसरे स्ट्रक्चर में ये OH है, तो इस OH और इस OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। आप समझ रहे हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर कब होता है? जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से, यानी जो OH से अटैच हो उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। यानी इस OH का H और इस OH का O, इस तरीके से ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। क्या अंतर पड़ेगा इसको आप पॉइंट नंबर नेक्स्ट यानी 5th नंबर के पॉइंट में सीखेंगे। ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, इन सेलुलोज, या आप कह सकते हो कॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपको मैंने अभी बताया था, कॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेलुलोज is insoluble in water. Note it, cause of intramolecular hydrogen bonding, cellulose is insoluble in water. यानी ये वाटर में insoluble होते हैं। अगर इसकी तुलना में एमाइलोज से करूं तो एमाइलोज वाटर में soluble होते हैं, जो कि एक स्टार्च है, और उसका रीजन था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। वो चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सेलुलोज वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, किसकी वजह से? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट इट। पॉइंट नंबर 6, ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी आप ज्वाइन कीजिए और ये भी बड़े आपके काम का है। प्रोसेस्ड सेलुलोज इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड सेलोफेन। दोबारा सुन लीजिए, प्रोसेस्ड सेलुलोज इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ paper and cellophane. Note it. Okay, ये 6 पॉइंट आपको बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इन 6 पॉइंट के आधार पर जो भी चीज मैंने अंदर सिखाई है आपको, वो आपको स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ दिखाई दे रही है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिख गया, बीटा डी ग्लूकोज कैसा होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म में कैसे बनाते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज में हमारे 12th क्लास के सिलेबस में, और उसी के आधार पर हमारा जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनेगा जी मेंस एडवांस का या नीट का, इन 6 पॉइंट के अलावा कहीं भी बाहर नहीं जाता है, और आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के बाद आपको जो भी मन में आपके विचार आते हैं
आपको मेरी टीचिंग के बारे में कुछ बोलना है तो आप जरूर बोलिएगा। और यदि आप वास्तव में अच्छा लग रहा है वीडियो आपको और आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।